दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो भी पैसे रहते हैं उसमें 2% से लेकर 4% तक की बैंक आपको रिटर्न देती है। वही अगर आप टर्म डिपॉजिट कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट कर देते हैं तो उसमें 6% से लेकर 8.5% तक की आपको रिटर्न मिल जाता है। और वही अगर आप P2P प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न और बेहतर सुविधा दिया जाता था, जो कि 9% से लेकर 12%, 14% तक के आपको रिटर्न दिया जाता था। अब इसको देखते हुए ना RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई गाइडलाइन लाई गई है और इस गाइडलाइन को देखते हुए कई सारे P2P कंपनी, जो कई सारे P2P प्लेटफॉर्म था, वहां पर अब इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है और विड्रॉ भी रोक दी गई है। और आज के इस वीडियो में ये नए नियम के बारे में, नई गाइडलाइन के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। जाहिर सी बात है कि इसका P2P प्लेटफॉर्म का ग्रोथ ज्यादा होगा क्योंकि लोगों को यहाँ पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा और एक और सुविधा मिल रहा था कि देखो बैंक में आप टर्म डिपॉजिट करोगे तो वहां पर एक फिक्स्ड हो जाता था अमाउंट कि आप इतना साल के लिए टर्म डिपॉजिट कर रहे हो या फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो और इसके बाद ही आप निकाल पाओगे। लेकिन P2P प्लेटफॉर्म जो है अलग अलग सुविधा देती थी, एक फिक्स वाला भी देती थी और एक ऐसे ही देती थी कि जब चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे आप निकासी कर सकते हैं। तो लोगों को सुविधा भी मिलता था कि जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता था, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा P2P प्लेटफॉर्म को पसंद करते थे। और ये P2P प्लेटफॉर्म होता क्या है, इसे हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, आप लोग सीधे बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक फिक्स मिलता है वहां पर कि 6% 7% आपको दिया जाएगा और बैंक वहां पर अपने पास तो पैसा रखते नहीं है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लोन पर लगाती होगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, तभी तो आपको वहां पर देगी। और बैंक का जो पर्सनल लोन आता है वो देखोगे आपको मिलता है 14% 16%, जहां तक कि 36% तक के यहां पर देखने को मिला है कि कुछ ऐसे लोन होते हैं जो चले जाते हैं। खैर, ये अलग चीजें हैं। तो बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा कितना अर्निंग करती है इससे मतलब नहीं होता है, सीधे आपको फिक्स कर दिया जाता है कि 6% या फिर 7% आपको देंगे। अब ये NBFC क्या करती हैं, तो NBFC जो है एक P2P प्लेटफॉर्म रखी हुई है जहां से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उस प्लेटफॉर्म पर जाओगे ढूंढते ढूंढते, और अगर किसी को लोन लेना है तो उस प्लेटफॉर्म पर जाएगा ढूंढते ढूंढते। देखिए, एग्जांपल में आप बिल्कुल डिटेल में समझिए। जैसे ये लेंडर है, लेंडर क्या है कि आपके पास पैसे हैं, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ढूंढते ढूंढते गए, आपको एक P2P प्लेटफॉर्म मिल गया। अब यहां पर आप देखोगे कि P2P प्लेटफॉर्म हमें 12% तक के रिटर्न दे रहा है। उसके बाद जो लोन लेने वाले होंगे ये देखेंगे कि भाई बैंक से हमको लोन नहीं मिला, ठीक है, बैंक में वो ट्राई करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, बैंक से लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद वो ट्राई करेगा NBFC क्या मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होता है, और ये जो है एक प्लेटफॉर्म खोल कर रखे हैं। अब ये भी सर्च करते करते आए, इनको P2P प्लेटफॉर्म मिल गया। यहां पर इन्होंने देखा कि आपको 14% से लेकर 16% या फिर 12% से लेकर 14% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से आपको लोन मिल जाएगा। अब यहां पर क्या किए कि आपने देखा कि मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है या फिर मानकर चलते हैं 9% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपको लगा कि यहां पर बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। आप यहां पर P2P प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए और यहां पर बरोबर यानी कि जो लोन लेने वाले थे वो भी देखे कि लोन यहां पर मिल रहा है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से मिल रहा है, तो वो भी P2P प्लेटफॉर्म पर यहां पर एग्री हो गए कि मैं यहीं से लोन ले लूंगा। अब यहां पर लेंडर जो क्या करेगा, वो P2P प्लेटफॉर्म को, जैसे आपको 1 लाख रुपए या फिर 10,000 रुपए यहां पर लगाना है, तो आप यहां पर क्या करोगे कि 10,000 रुपए आप यहां पर डाल दोगे कि मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बरोबर क्या करेगा कि यहां पर उनको अगर 5,000 लोन लेना है या फिर 10,000 रुपए लोन लेना है, ठीक है, तो यहां पर वो भी रिक्वेस्ट डाल देगा कि मुझे 10,000 रुपए लोन लेना है। अब ये पैसा जो है आपको P2P प्लेटफॉर्म लेकर रखती है और यहां पर ये जो है लोन पर डिस्ट्रीब्यूट करती है कि हाँ इसको लोन देना है, इसको लोन देना है। जो आवेदन आता है एप्लीकेशन वो चेक करती है और उसके बाद वो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसमें क्या होता है कि अगर ये 12% या 14% इससे ले रही है, जो लोन लेने वाले हैं उससे, तो ये आपको फिक्स 12% रिटर्न देती है, बाकी के 2% ये लोग जाने, या फिर इससे हाई भी होता है तो ये लोग जाने। लेकिन एक चीज था कि यहाँ पर जो है P2P प्लेटफॉर्म हाई यहाँ पर रिटर्न दे रही थी बैंक से। अब बीच में जो क्या होता है तो लोन एग्रीमेंट होता है, तो यही P2P प्लेटफॉर्म कर रही थी कि लेंडर का पैसा सीधा लेती थी और सीधा ये जो है लोन पर दे देती थी और इधर से जो रिटर्न आता था उसी अनुसार से यहाँ पर जो है लेंडर को दिया जाता था। अब ये डायरेक्ट नहीं पेड करके इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों का 2 अकाउंट होता था, ठीक है, 2 अकाउंट होता था जिसमें एक अकाउंट में जितने भी लेंडर था उसका पैसा जाता था और दूसरा अकाउंट में जो रीपेमेंट होता था उसका पैसा जाता था।
अब बीच में इन्होंने एक सुविधा भी दिया, देखो यहाँ पर जो भी लोन वाला पेमेंट करेगा वो तो इनके पास रहेगा ही, और जो भी यहाँ पर ये पैसा रहेगा इनके पास रहेगा। तो जब कभी भी लोन लेने आएगा ये लोग इसमें से दे देंगे, और जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे ना तो ये सीधे आप इसमें से प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह की सुविधा जो है P2P प्लेटफॉर्म दे रही थी। तो इतना अच्छा सुविधा देखते हुए लोग बैंक में ना इन्वेस्ट करके, उसमें पैसा डिपॉजिट ना करके सीधे P2P में आते थे, और यहाँ पर P2P प्लेटफॉर्म के तहत वो डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करते थे और ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करते थे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हाइड भी रखी जाती थी। तो RBI की नई गाइडलाइन में यही चीज़ बताई गई है, जो कि गाइडलाइन ऊपर में है, जो कि आप देखेंगे इतना लंबा चौड़ा है, इससे ज़्यादा ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि P2P NBFC कंपनी कौन सा है। तो इसमें कई सारे कंपनी है, जो कि कुछ का नाम बता दे रहा हूं, जैसे रूपी सर्कल हो गया, ल्यूकी लोन हो गया, उसके बाद इंडिया P2P हो गया, फेयर सेंट हो गया, लैंडबॉक्स हो गया, लेन देन क्लब हो गया, ये सब P2P की सर्विस देती है। अब RBI ने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई जो मिनिमम आप रिटर्न दे रहे हैं ना, इस चीज़ को आपको नहीं बताना है। जैसे कुछ कंपनियां जो P2P है उसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि मिनिमम रिटर्न के बारे में बताती है कि 9% देंगे, 12% देंगे, जो कि एक एस्यूर्ड बताती है कि हाँ इतना मिल जाएगा, और वो पर डे के अनुसार से क्रेडिट भी करते जाती थी। लेकिन ये चीज़ें नहीं बताना है, RBI की तरफ से कहा गया है पूरी तरह से। इसके बाद इंस्टेंट विड्रॉ, यानी आप देखे होंगे जो NBFC कंपनी है या P2P में इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसमें सुविधा मिलता था कि जब चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे आप पैसे निकासी कर सकती हैं। कहीं ना कहीं देखोगे कि आप लोन पर किसी को पैसे दे रहे हो तो वो लोन 12 महीने के लिए हो सकते हैं, 24 महीने के लिए हो सकते हैं। तो आपको वो पैसा मिलना चाहिए या तो 12 महीने बाद या 24 महीने बाद, यानी जब रीपेमेंट आएगा तभी आपको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन इंस्टेंट विड्रॉ आप लोग ले रहे हो, जैसे आज आपने लगाया, 10 दिन बाद भी आप निकासी करना चाहो तो आप निकासी कर रहे हो। ये P2P क्या करते थे कि इंस्टेंट सुविधा दे देते थे, ताकि जो है लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरफ आए, ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। अब आपको मालूम होगा कि जब इस तरह की सुविधा इधर मिल ही रहा है तो कौन जाएगा बैंक में भाई लोन लेने, या फिर कौन जाएगा वहां पर पैसे इन्वेस्ट करने, क्योंकि बैंक में लोन लेना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन वही आप NBFC से आओगे तो लोन लेना आसान हो जाता है। अच्छा, ये NBFC P2P ये सब चीज कैसे कर रही थी? तो देखो, ये इनका 2 तरह के अकाउंट होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है। एस्क्रो अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट में क्या करते थे कि जो इन्वेस्टर का पैसा था वो रखते थे, और दूसरे अकाउंट में जो रीपेमेंट होता था वो रखते थे। अब आप अगर मानकर चलो कि सभी इन्वेस्टर तो एक ही बार में विड्रॉ नहीं ना करेंगे, मान लो 10 में से 2 लोग विड्रॉ करेंगे, तो उनके पास रीपेमेंट वाला अकाउंट में पैसा है तो उसमें से वो आपको दे देते थे, और बाकी जो आपका पैसा लोन पर लगा रहता था उसमें से वो रीपेमेंट होता जाता था, वो रखते जाते थे। तो इस तरह से इंस्टेंट विड्रॉ की सर्विस ये लोग देते थे। तो RBI ने कहा कि भाई इस चीज को रोकना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रमोशन भी कर रहा था कि बैंक से अच्छा है, अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलता है, और इस तरह की सुविधा है, जब चाहे आप पैसे निकाल सकते हो। तो इस तरह के प्रमोशन नहीं करने की बात कही गई थी। कहीं ना कहीं देखोगे तो बैंक में जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो सिक्योर होता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योर नहीं होता। बैंक तो आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न देती है कि 7% या फिर 8% का, लेकिन फिक्स है कि आपको इतने दिन बाद इतना पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें अगर कोई सामने वाला बंदा रीपेमेंट नहीं करता है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, डूब भी सकता है। इस तरह की बातें हैं, तो एश्योरिटी नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद RBI ने कहा कि एस्क्रो अकाउंट में जो पैसे आप रख रहे हो वो T+1 डे में क्रेडिट करना चाहिए, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी यहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ट्रांसपेरेंसी होगा, और जो उधर से रीपेमेंट आएगा यानी लोन वाले जो रीपेमेंट करेंगे वो एस्क्रो अकाउंट में आपका जाएगा। तो T+1 डे में जिनका पैसा है वो रीपेमेंट के तर्ज पर आपको चुकाना पड़ेगा। तभी आप देखते होंगे कि एक टाइम दे दिया गया है कि 12 तारीख को आपको रीपेमेंट जो होगा पैसा वो दिखेगा, आप विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि कई सारे कंपनियों ने कहा कि T+1 डे में मैं सारे को पैसे कैसे दे सकता हूं, मतलब 1-2 दिन का यानी T+3 डे का मांग यहां पर किया गया कि कम से कम 3 दिनों का समय दिया जाए। तो यहां पर RBI ने गाइडलाइन में सीधी तरह कहा कि जो इन्वेस्टर है, जो पैसे लगा रहे हैं, उनका पैसा लोन पर लग रहा है, तो अगर 12 महीने के लिए लोन पर लग रहा है या फिर 6 महीने के लिए, और जैसे जैसे हर महीने उनका रीपेमेंट होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो एस्क्रो अकाउंट है आता जाएगा, और T+1 डे में आप उनको विड्रॉ करने का ऑप्शन दीजिए। तो इस तरह से RBI का नई गाइडलाइन कहती है। उसके बाद फिक्स्ड फी चार्ज, मतलब जो फी लिया जा रहा है, जैसे
ये एनबीएफसी और P2P प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं फिक्स नहीं रखी हुई है कि आपसे कितना प्रतिशत तक के लिया जा रहा या फिर आपसे कितना रुपए चार्ज लिया जा रहा। देखा यह जाता था कि 12% तक के आपको रिटर्न तो दिए जाते थे, लेकिन उधर वो अगर 14% तक के लगाते थे तो 2% वो रखते थे, अगर 16% लगाते थे तो 4% वो रखते थे। मतलब कोई फिक्स नहीं था कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो कितना रख रही है। लेकिन आरबीआई ने कहा कि अब आपको फिक्स बताना पड़ेगा कि देखो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और बीच में जो मैं प्लेटफॉर्म जो लोन एग्रीमेंट का काम करूंगा इसमें मैं इतना चार्ज लूंगा, चाहे वो प्रतिशत के अनुसार से हो या रुपये में हो, आपको पहले ही बताना है कि हाँ इस तरह के मेरा चार्जेस है। ये नहीं कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोई लोन ले रहा है तो 14% के अनुसार से लोन उनको मिला है तो आप जो है इनको 12% ही दो और 2% खुद रख लो। अगर आपका 1% की चार्ज है तब जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको 13% मिलना चाहिए और 1% आप रख सकते हो। तो इस तरह से एक फिक्स बताया गया कि आपको रखना पड़ेगा अपना फी कि हाँ इतना प्रतिशत या फिर इतने रुपए की चार्ज मैं ले रहा हूं। इसके बाद इन्होंने कहा मैनुअल बोरोवर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो बोरोवर है यानी कि जो लोन लेने वाले हैं उनको मैनुअल सिलेक्शन प्रोसेस दीजिए। इसके बाद नो गारंटी रिटर्न, मतलब आपको ये भी बताना होगा, कोई भी गारंटी नहीं देना पड़ेगा कि आपका पैसा रिटर्न हो ही जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से रिस्क वाली बात है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई लोन पर लेता है वो पैसा लोन की तर्ज पर, बीच में प्लेटफॉर्म ये काम करती है P2P, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो रीपेमेंट कर ही देगा। हो सकता है वो रीपेमेंट ना करे, हो सकता है वो भाग जाए, NPA हो जाए उनका। तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई गारंटी नहीं देना है कि हम आपको 12% देंगे और गारंटी के साथ देंगे, ये आपको गारंटी नहीं देना है। जितना रीपेमेंट होगा उतना आपको उस तरह से क्रेडिट करते जाना है। तो ये भी आप लिखा हुआ देखते होंगे, जो अपडेट और चेंजेस किया गया है NBFC और P2P में, वो लिखा हुआ है कि जितना रीपेमेंट होगा हर महीने आप 12 तारीख को या 16 तारीख को जो भी टाइम दिया जाता है आप निकाल सकते हो। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट जो सेल करते थे ना, मतलब जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस वगैरह बगल में कुछ भी सेल करते थे, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही गई है। इसके बाद आरबीआई के नई गाइडलाइन में कहा गया कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखना है। मतलब कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि इतने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रीपेमेंट में इंटरेस्ट आपको इतना से इतना मिल सकता है, जो कि प्रतिशत भी अमाउंट भी बताना है। उसके बाद मेरा चार्ज, प्लेटफॉर्म चार्ज कुछ इस प्रकार से रहेगा और ये भी बताना है कि कितनी संभावना है कि कोई रीपेमेंट नहीं करेगा या NPA हो जाएगा, ये भी आपको बताना है। और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखना है, यूजर को ये बताना है कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किसको दिया हुआ है और कितना अमाउंट दिया हुआ है और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से दिया हुआ है। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखना है और डिस्क्लोज करना है, ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको। इसके बाद लेंडर का कैपिंग लगाया गया 50 लाख रुपए का, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज कहा गया है कि 10 लाख रुपए से ऊपर आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें आपको चार्टर्ड अकाउंट की जो ऑब्टेंट सर्टिफिकेट है वो जरूरी होगा, तो आप उनसे बनवाकर सर्टिफिकेट दीजिएगा, उसके बाद ही आप 10 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई की नई गाइडलाइन क्या कहती है। नई गाइडलाइन यही कहती है कि जो इंस्टेंट विड्रॉ वाली फैसिलिटी जो आप दे रहे थे, जो कि एस्क्रो अकाउंट में पैसे रखे हुए थे और फिर जब कोई इंस्टेंट विड्रॉ लगाता था आप निकाल कर दे देते थे, जिससे से ज्यादा लोग यहाँ पर आते थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैंक में बहुत कम लोग डिपॉजिट रख रहे हैं, क्योंकि उसमें उससे ज्यादा ये लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने यहाँ पर एक नई गाइडलाइन लेकर आई और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई। तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो के अंत में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि देखो भैया, अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या पहले से भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो उसका रूल अगर चेंज कर दिया है उन लोगों ने तो आप उसे तुरंत विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जहां भी आपका अमाउंट लोन पर लगा हुआ है वहां से रीपेमेंट आएगा और रीपेमेंट में आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों रहेंगे और जैसे जैसे रीपेमेंट आएगा वैसे वैसे विड्रॉ की ऑप्शन ये लोग देंगे और आसानी से पैसे आप लोग निकाल सकेंगे, जो कि धीरे धीरे करके। अब ऐसा नहीं कि आप यहां पर एक ही बार में निकाल सकेंगे। अगर 12 महीने के लिए लोन पर किसी को दिया हुआ है तो आपको 12 महीना लग जाएगा, तब जाकर आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो अब आप लोग बताइए, नए सिरे से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि भाई यहाँ पर रिस्क वाली बात भी होती है कि अगर कोई पैसा नहीं चुकाया, नहीं दिया, रीपेमेंट नहीं किया तो आपको पैसा जा सकता है। लेकिन एक चीज है कि ये लोग जो लगाते हैं पैसा, वो आप अगर 2 लाख रुपए लगाते हैं तो किसी एक को नहीं देते, 2 लाख में 15 लोग 20 लोग ऐसे करके ये लोग देते हैं कि अगर कोई एक रीपेमेंट
पेमेंट नहीं करेगा तो दूसरा कर देगा। मतलब थोड़ा सा पैसा आपको रिस्की रहता है वहाँ पर डूबने का, खोने का। तो आप ये सब देखकर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। बाकी सारा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अगर कोई जानकारी और भी छूट रहा होगा देने को, या फिर आपके मन में कोई सवाल होगा, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे जरूर सूचना दीजिए। एक बात और कहना चाहेंगे, जो फिनटेक के साथ ये लोग पार्टनर करते थे ना, जैसे NBFC और P2P जो सर्विस देते थे, तो वो क्या करते थे, फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेते थे। फिनटेक मतलब जो मोबीक्विक भारत पे हो गया, तो इसके साथ भी लेन देन क्लब का था, उसके बाद मोबीक्विक के साथ लैंडबॉक्स का था। तो इस तरह से फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेंडर खोज कर ला और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोन पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग कर सके। तो इस तरह से भी बैन लगाने की बात कही गई है कि आपको फिनटेक कंपनी वगैरह से नहीं यहाँ पर ऐसा करना है, लेकिन इसमें पूरी तरह से जोर नहीं दिया गया है। आगे देखिए कुछ और बदलाव होने की उम्मीद है, मैं आपको जरूर डिटेल में वीडियो बना कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।